Hi friends, in this video we will see we will study budget इन इकॉनमी। एक्चुअली हर एक साल एक आध सवाल ज़रूर इससे आते ही हैं बजट से, तो आज हम लोग ये बजट ही देखेंगे। तो अगर हम लोग बजट का जो सबसे पहले बजट क्यों लाया जाता है, तो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के आर्टिकल 112 में एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। सरकार जो है भारत सरकार वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई भी पैसा जो सरकार का है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में उसको खर्च नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बजट लाया जाता है, मतलब पार्लियामेंट पास करेगी तभी, लेजिस्लेचर पास करेगा तभी एग्जीक्यूटिव उससे जाके खर्च कर सकता है। तो ये 112 में आर्टिकल 112 में सेंटर का है, वैसे ही फिर स्टेट्स का भी है अलग प्रोविज़न्स। तो अगर बजट का उसका जो मतलब क्या क्या आइटम्स होता है, अगर उसमें ये देखें तो उसमें फर्स्ट है रेवेन्यू रिसीट, सेकंड है टैक्स रेवेन्यू, थर्ड है नॉन टैक्स रेवेन्यू, फोर्थ है कैपिटल रिसीट, फिफ्थ है रिकवरी ऑफ लोन्स, सिक्स्थ है अदर रिसीट, फिर सेवेंथ है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, एट्थ है टोटल रिसीट, देन नाइन्थ है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, टेंथ है ऑन रेवेन्यू अकाउंट, 11th है इंटरेस्ट पेमेंट, 12th है ऑन कैपिटल अकाउंट, 13th है प्लान एक्सपेंडिचर, 14th है ऑन रेवेन्यू अकाउंट, 15th है ऑन कैपिटल अकाउंट, 16th है टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि मतलब एक्चुअली ये बजट जो है सरकार का मतलब कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, मतलब कितना पैसा सरकार को आया, कितना खर्च हुआ। तो कितना पैसा आया जो इनकम है तो उसको रिसीट बोलते हैं, और इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रिसीट को। फर्स्ट इज़ पहला है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट का मतलब है कि उस साल का इनकम है वो, और कैपिटल रिसीट का मतलब है कि वो उस साल का नहीं है, वो या तो फ्यूचर का है या मतलब पास्ट का अर्निंग है, तो वो उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। अब रेवेन्यू रिसीट में भी दो पार्ट आ गया। जो फर्स्ट आइटम है उसमें सेकंड और थर्ड होगा, मतलब टैक्स। सेकंड है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का भी दो पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। उसके बाद फिर कैपिटल रेवेन्यू जो है, मतलब जो इस साल का नहीं है, किसी दूसरे साल का इनकम है, तो उसमें फिर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पाँचवा है रिकवरी ऑफ लोन, छठा है अदर रिसीट, सातवां है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। अब जैसे पाँचवा रिकवरी ऑफ लोन हो गया, तो सेंटर जो है स्टेट को लोन देती है, उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ को भी लोन देते हैं वो लोग। तो उसमें से उसका जो इनकम होता है, उसका जो रिकवरी होता है, वो पार्ट ये है। उसके बाद फिर अदर रिसीट हो गया, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है, किसी कंपनीज़ का वो बेचती है शेयर और ये स्टेक, तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगा वो भी करंट ईयर का नहीं है। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों में डिफरेंस यही है, रेवेन्यू जो है वो प्रेजेंट साल का इनकम है, और कैपिटल जैसे किसी कंपनी का कोई स्टेक बेच दिए तो इस साल का नहीं है, वो कंपनी पहले से चलती आ रही थी, तो इसलिए वो कैपिटल रिसीट में आता है। तो और फिर सेवेंथ नंबर जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। अब जैसे सरकार कहीं से बैंक से, आरबीआई से लोन लेती है, या फिर किसी फॉरेन कंट्रीज से लोन लेती है, तो वो फ्यूचर का इनकम है, मतलब उसको देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी ही रहेगा, इसीलिए वो भी कैपिटल में आता है। तो मतलब रेवेन्यू का दो पार्ट, टैक्स, नॉन टैक्स, और कैपिटल में तीन चीज़, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। ये फिर टोटल जोड़ के टोटल रिसीट दोनों हो जाएगा, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो 1+4 ये आ गया रिसीट का, मतलब गवर्नमेंट का इनकम कितना हुआ। अब हम लोग अगर एक्सपेंडिचर देखें, उसका खर्च क्या है, तो उसको एक्चुअली पहले जो प्लानिंग कमीशन थी तो उसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था, प्लान और नॉन प्लान। अब हालांकि 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन एबॉलिश कर दिया गया, नीति आयोग आ गया, और इस साल के बजट से, मतलब 2017-18 के बजट से ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी मतलब नहीं रहा अब बजट में। ये पहले का होता था, तो मे भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो उसमें है प्लानिंग कमीशन का जो एजेंडा है, उसमें जो खर्च हुआ वो प्लान एक्सपेंडिचर होगा, और उसके अलावा जो खर्च होगा वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा।
अब दोनों में प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब है कि वो कंजम्पशन रिलेटेड खर्च जो है, और कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि वो कुछ प्रोडक्टिव असेट बनेगा उसमें। अब इसमें एक नॉन प्लान में इंटरेस्ट पेमेंट भी ऐड हो जाता है। अब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो एक एग्जांपल अगर लें स्कूल का, तो अगर उसमें अगर बिल्डिंग बनेगा तो उसका जो खर्च आएगा वो प्रोडक्टिव असेट है, वो रहेगा ज़्यादा दिन तक, तो वो कैपिटल अकाउंट में खर्च होगा। और रेवेन्यू अकाउंट का खर्च जो है, जो जैसे इस सैलरी पेमेंट टीचर्स को देंगे तो वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। तो अब इसमें मतलब खर्च में एक्सपेंडिचर में दो पार्ट, नॉन प्लान प्लान, नॉन प्लान में 3 और प्लान में 2। अब इसको ऐड करके फिर टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो 16th होगा वो 9 + 13 आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसी को अगर हम ऐसे मतलब ट्री टाइप में देखें तो जो 8th नंबर रिसीट है उसका 2 पार्ट हो जाएगा, एक 1 और एक 4। उसके बाद 1 मतलब रेवेन्यू रिसीट, 4 मतलब कैपिटल रिसीट। उसका फिर 2 पार्ट हो जाएगा रेवेन्यू का, टैक्स और नॉन टैक्स। ऐसे ही सेम अगर एक्सपेंडिचर का भी ऐसे ट्री बनाएं 16 नंबर का, तो उसमें प्लान और नॉन प्लान, 16 का फिर मतलब प्लान जो है 13th आइटम और 9th जो आइटम जो है नॉन प्लान। अब प्लान और नॉन प्लान दोनों में जैसे मैंने बोला कि रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में रहेगा, रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल अकाउंट। इसमें नॉन प्लान में एक इंटरेस्ट पेमेंट भी ऐड हो जाता है, ये भी नॉन प्लान है क्योंकि हम लोग प्लान नहीं करते हैं। तो ये बजट का मेन आइटम्स हो गया। अब इसमें जैसे मेन है कि डेफिसिट, और डेफिसिट अलग अलग टाइप के होते हैं वो भी देखना है। अब डेफिसिट का मतलब है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जैसे मेरा इनकम 100 रुपया है, मैं अगर 120 रुपया खर्च करूं तो 20 रुपया का मेरा डेफिसिट हो गया। सरप्लस का मतलब होता है कि ज़्यादा इनकम कम खर्च, तो वो सरप्लस होता है। तो डेफिसिट का मतलब कितना खर्च ज़्यादा हो रहा है इनकम से, वो डेफिसिट है। तो पहला बजट डेफिसिट अगर बात करें तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या होगा, बजट डेफिसिट का मतलब होगा टोटल एक्सपेंडिचर जो 16th नंबर आइटम है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट जो 8th नंबर आइटम है। तो अभी अगर देखें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो रिसीट में ये यहाँ पे ये भी है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। मतलब अगर सरकार का जैसे इस साल का अगर देखें बजट में अगर 20 लाख करोड़ वो खर्च कर रही है, सपोज़ उसका 15 लाख करोड़ का इनकम होगा कहीं टैक्स नॉन टैक्स और ये मिला के, अगर 5 लाख करोड़ उसको सपोज़ नहीं मतलब उसको आ नहीं रहा है, तो वो फिर लोन लेगी आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से, कहीं से, तो वो लोन और ये सब भी इसी में आ जाता है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। तो अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। मतलब अभी अगर देखें तो बजट डेफिसिट जो होगा वो जीरो आएगा। तो उसका ज़्यादा मतलब अभी नहीं होता है, अभी मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। बजट डेफिसिट तो जीरो है, तो ये जो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जो 7th नंबर है वो ही मतलब वो होगा फिस्कल डेफिसिट। या उसको दूसरे टर्म में अगर बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर दिस माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब अगर बोरोइंग को हम छोड़ दें तो मेरा कितना इनकम है और टोटल कितना खर्च है। सपोज अगर इस साल का 2017-18 का अगर मान लें कि 20 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसमें से 15 लाख करोड़ उसको बिना बोरोइंग के आ रहा है, तो 5 लाख करोड़ जो हो जाएगा वो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। फिर जनरली फिस्कल डेफिसिट को परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में उसको टारगेट रखा जाता है, जैसे 3.5% ऑफ जीडीपी, 3.2% ऑफ जीडीपी। अभी जैसे 2017-18 के बजट में 3.2% ऑफ जीडीपी ये टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का। तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। एक्चुअली एफआरबीएम एक्ट था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि ये आया था 2003 में। उसमें मतलब ये इसका लाने का मेन पर्पस था कि वो मतलब ज़्यादा खर्च ना हो गवर्नमेंट का, उसको कंट्रोल करने के लिए। बट 2008 में क्या हुआ कि उसमें फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट सारे का टारगेट वो डिले कर दिया गया। तो अभी फ़िलहाल इस साल 3.2 होगा, मतलब इस साल का मतलब 2017-18 में 3.2 रखा गया है बजट में फिस्कल डेफिसिट का मतलब टारगेट, और नेक्स्ट साल
3.3% हो सकता है, या फिर FRBM की एक कमेटी बनी है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे फिर उसमें लिया जाएगा। एक दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि इसमें मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो और दोनों इसका रिसीट वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। अब उसमें से एक्चुअली फिर क्या हुआ कि कुछ ग्रांट देते हैं स्टेट्स और इसको, तो वो उसमें कैपिटल उसका भी बन सकता है, स्टेट खर्च करेगा, तो इसलिए फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक टर्म लाया गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। जो ग्रांट कैपिटल असेट के लिए देंगे उसको अगर माइनस कर देंगे तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। तो ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और एक और है प्राइमरी डेफिसिट, वो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट अब जैसे 20 लाख करोड़ खर्च है, 15 लाख करोड़ इनकम है, और उसमें से 5 लाख बोरोइंग करके वो बराबर करते हैं, बट क्या है जो खर्च है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो ये प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये दोनों भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बजट पे इतना ही, इसमें से मतलब क्वेश्चन आता ही है इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। थैंक यू।